नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका अविनाश किशोर हाजिर हूँ नया टॉपिक जिसको बोलेंगे रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन, द्विविमीय सापेक्ष गति। ठीक है, सापेक्ष गति वन विमा मतलब एक दिशा में हमने पढ़ रखा है कि किसी एक दिशा में या तो क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर, है ना, परपेंडिकुलर या हॉरिजॉन्टल, इन दोनों ही दिशाओं में हमने पढ़ रखा है। अब 2D में पहुंचेंगे, दो दिशा में पहुंचेंगे, द्विविमीय में पहुंचेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से सापेक्ष गति उसमें लगेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने 1 डायमेंशन पढ़ाया, फिर 2 डायमेंशन पढ़ाया, 2D मोशन पढ़ाया, तो 2D में मैंने किस तरह बताया, वेग कैसे देखते हैं, विस्थापन कैसे देखते हैं, त्वरण कैसे देखते हैं, वो हमने पढ़ रखा है। उसी तरह से अब सापेक्ष गति में भी इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए किसी एक वस्तु का वेग इस प्रकार दिया गया। ठीक है, इसकी x घटक इस प्रकार है और y घटक इस प्रकार है। ठीक है, और v2 में इसका x घटक इस प्रकार है और y घटक इस प्रकार है। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं यहीं पर ही बोल दूं, ठीक है, क्या वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू 2, समझ में आया क्या लिख रहा हूँ मैं लिख रहा हूँ दूसरे का वेग पहले के सापेक्ष। ठीक है ना, तो नहीं, एक का वेग 2 के सापेक्ष। ठीक है, 2 के सापेक्ष एक का वेग क्या होगा, तो चलो इसको सिद्ध करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, तो ये अगर आप सूत्र से बात करें तो ये क्या हो गया, v1 माइनस v2, है ना, जिसके सापेक्ष आप यहाँ पे पढ़ते हैं उसी के वेग को घटा देते हैं। सही है, तो चलिए घटाइए, तो x वाला x के साथ घटेगा, y वाला y के साथ घटेगा, तो आप क्या लिखेंगे, v1x माइनस v2x। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, यहाँ i, क्योंकि ये इसका परिमाण है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कोई भी सदिश का एरो नहीं बनाया, तीर नहीं बनाया। सही है, अब 1 को 2 से घटा लो, y वाला, तो v1 y माइनस v2 y जे क्या। ठीक है, तो ये हो गया सापेक्षिक गति। ठीक, अब अगर एक्सेलरेटेड है ना, त्वरित, तो त्वरण के बारे में क्या लिखेंगे आप, त्वरण, तो पहले का त्वरण इस प्रकार है, इसकी x घटक, ठीक है, और इसकी y घटक इस प्रकार है, और दूसरे का घटक इस प्रकार है, इसको 1 1 कर दो, और ये 2x और इसका 2y जे कैप कर दो। ठीक है, तो पहले का त्वरण दूसरे के सापेक्ष क्या होगा, तो 1 - 2 होगा। ठीक है, अब इसको इससे घटा लो, तो a1x माइनस a2x का आई क्या प्लस a1y माइनस a2y, किसके सापेक्ष निकाल रहे हो, 2 के सापेक्ष, है ना, जे क्या। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इस प्रकार सापेक्षिक वेग, सापेक्षिक त्वरण देख रहे हैं। यदि ये जो वेग है वो इस प्रकार बदल रहा है, ठीक है, तो वेग के बारे में आप क्या लिखेंगे, पहले का वेग बराबर, है ना, उसको लिखेंगे u प्लस at, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, x घटक की बात करें तो ये x होगा, ये भी x होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ यहाँ पे। अगर त्वरित
त्वरित वेग है तो x घटक में अपने वो नियम लगा दिया। किसका नियम लगाया मैंने? तो पथ का समीकरण जो आता है और गति का जो 3 समीकरण है, एक इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 इक्वेशन आया था ना, 3 समीकरण आए थे, उन्हीं 3 में से मैंने लगाया v बराबर u प्लस ए टी। तो v1x बराबर u1x प्लस a1x, ठीक है ना। उसी प्रकार 2 को क्या लिखोगे? 2 को लिखेंगे u1x प्लस a2x इंटू टी। अगर केवल x की बात कर रहे हैं तो, y की बात कर रहे हैं तो y आएगा, ठीक है ना। तो मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ एक ही चीज़, सिर्फ मैंने क्या चेंज कर दिया, मैंने सिर्फ ये जो x है वहाँ पे बस मैंने क्या लिख दिया, u प्लस ए टी, है ना। x की जगह क्या लिख दिया, u प्लस ए टी। तो इसमें यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये केवल x घटक, ठीक है ना, और दूसरे का भी x घटक इस प्रकार आएगा। तो आप घटक लिख रहे हो तो ये सदिश नहीं हुआ, ये उसका परिमाण हुआ, ठीक है ना। तो v1 v2 का केवल x घटक मैंने लिख रहा, तो इसको हटा दो, यहाँ से इसको हटा दो। तो v1x मतलब ये वाला मान कैसे निकालोगे? तो x दिशा में u प्लस ए टी कर दिया, और उसी तरह से x दिशा में u प्लस ए टी कर दिया, दूसरे के लिए और पहले के लिए अलग अलग, सही है ना। उसको यहाँ पे रख के कर लोगे काम। अब यही काम मैं आपको प्रक्षेप में दिखाता हूँ, क्योंकि 2D का स्पेशल केस क्या पढ़ा था हमने, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप गति। तो प्रक्षेप गति में सापेक्ष तरीके से रिलेटिव मोशन कैसे देखेंगे, ठीक है। मतलब आपने 2 प्रोजेक्टाइल फेंक दिया, 2 प्रक्षेप फेंक दिया, तो एक के सापेक्ष दूसरे को देखने वाले हैं, ठीक है। और वो कितना आएगा वो हमें देखना है, क्या कैसे वेग निकालेंगे, कैसे उसका त्वरण निकालेंगे, और किसी भी जगह पे स्थिति क्या होगी, है ना, स्थिति। तो स्थिति का भी सापेक्ष स्थिति कैसे निकालते हैं? तो मतलब विस्थापन ही हो गया एक तरह से। तो विस्थापन एक का दूसरे के सापेक्ष क्या होगा, पहले का विस्थापन घटाओ दूसरे का विस्थापन, ठीक है ना। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 क्या होगा, s1 माइनस s2, ऐसे, ठीक है। तो यही बेसिक सा चीज़ मैं लगाने वाला हूँ प्रोजेक्टाइल में, प्रक्षेप गति में, ठीक है, क्योंकि वो 2 डायमेंशनल मोशन है, ठीक है, द्विविमीय गति है। चलिए शुरू करते हैं प्रक्षेप में सापेक्ष गति। चलिए तो अब शुरू कर रहे हैं रिलेटिव मोशन इन प्रोजेक्टाइल, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मतलब समझ में आ रहा? प्रोजेक्टाइल्स मतलब 2 प्रक्षेप के बीच सापेक्ष गति, ठीक है। तो 2 ही ले लेते हैं, 2 प्रक्षेपों के बीच सापेक्ष गति, ठीक है। प्रक्षेप में पढ़ने वाला मैंने ये नहीं मिटाया, क्यों? क्योंकि मैं इसके बेसिक्स को इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो मान लीजिए इस प्रकार से मैंने अक्ष ले रखा है, ठीक है। तो एक प्रक्षेप इस प्रकार है कि यहाँ आपने u1 से फेंका, θ1 कोण से फेंका है, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार ऐसे जाना शुरू किया है, ठीक है। आपने एक और प्रक्षेप लिया जिसको u2 से फेंका और जिसका कोण θ2 है, ठीक है, और वो इस प्रकार गया है, ठीक है। तो एक प्रक्षेप यहाँ है और दूसरा प्रक्षेप यहाँ है, ठीक है। ये x और ये y अक्ष, ठीक है। अब आप एक के सापेक्ष दूसरे को पढ़ना चाहते हैं या दूसरे के सापेक्ष पहले को पढ़ना चाहते हैं, कोई भी एक पढ़ना चाहते हैं आप, ठीक है। तो उसके पहले दोनों का त्वरण क्या है ये निकालो।
थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए। डेली हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियोस से लाभ उठा रहे हैं, उनको काफ़ी बेनिफिट पहुंच रहा है हमारे वीडियो लेक्चर से। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें और अपनी एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। और साथ ही जिनको स्टडी मटेरियल या फिर डाउट सेशन चाहिए वो प्रीमियम कोर्सेज के लिए भी एनरोल कर सकते हैं, है ना। त्वरण क्या है ये निकालो। तो त्वरण दोनों के लिए त्वरण की एक ही दिशा होगी, किधर, माइनस जे कैप। और A2 का भी त्वरण क्या होगा, माइनस जी जे कैप। आ रहा है समझ, दोनों का त्वरण नीचे है, ठीक है। चलो तो सबसे पहला ये वाला, ठीक है ना। तो दो के सापेक्ष एक का अपवन वेग, है ना। तो सापेक्ष वेग, तो सापेक्ष वेग पहले पढ़ने वाले, ठीक है। तो किस प्रकार पढ़ेंगे, वेलोसिटी 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, ये पढ़ने वाले हैं। तो क्या होगा, पहले V1 लिखना होगा, फिर V2 लिखना होगा, फिर V1 माइनस V2 करना होगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, इसको साथ में करते हैं बैठ के, आ जाओ। तो V1 क्या हुआ, V1 मतलब एक का वेग किसी भी क्षण, किसी भी t समय में उसका वेग क्या है ये निकालना है। तो V1 कैसे निकालोगे, x घटक, x दिशा में 1 का जो भी वेग होगा उसको I करोगे और y में जो होगा उसके साथ j करोगे। तो आपको पता ही है कि इसका इस दिशा में घटक क्या होगा, u1 cos θ1। तो ये हो गया u1 cos θ1, किसी भी समय पूरे टाइम इसका वेग वही होगा, क्योंकि x दिशा में कोई घटक ही नहीं है, सॉरी त्वरण का कोई घटक नहीं है, तो इसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इसके चाल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ये तो पता ही है हमें। अब j में कैसे करोगे, j में, तो j में क्योंकि त्वरण है तो किसी भी t टाइम पर v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी वाला नियम लगाओगे। तो प्रारंभिक वेग क्या था, u साइन थीटा, तो θ1 u1 हो जाएगा माइनस जी टी, ठीक है, ये हो गया। उसी तरह से V2 का मान क्या होगा, V2 का मान होगा u2 cos θ2 I कैप प्लस u2 साइन θ2 माइनस जी टी जे कैप। आया समझ। तो मैंने दोनों का x और y लिख लिया। अब एक का वेग दूसरे के सापेक्ष निकालना है ना, तो V1 माइनस V2 करना है। तो ये V1 है, ये V2 है, दोनों को घटा दो, उत्तर आ जाएगा। अब अगर आप इसको गणित से देखें तो जब इसको घटाओगे तो माइनस जी टी दोनों में है, तो जब आप घटाओगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस रहेगा, तो ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। फिर इसमें माइनस रहेगा, इसमें माइनस रहेगा। तो पहले मैं लिख देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि मैंने क्या यहाँ से निकाला, ठीक है। इसका मान क्या हुआ, इसका मान हो गया V1 माइनस V2, तो इसको माइनस कर दो, ठीक है। करो सॉल्व, देखो क्या आता है। तो V1 माइनस V2 क्या आया, ये दोनों यहाँ पे कॉमन आज मतलब I वाले हो गए, u1 cos θ1 माइनस u2 cos θ2 पूरे में I क्या, ठीक है। उसके बाद ये दोनों तो कैंसिल ही हो जाएंगे ना, ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा u1 साइन θ1 माइनस u2 साइन θ2 जे क्या, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल ही हो गए।
अब बताओ मुझे बढ़िया से, बिल्कुल ईमानदारी से बताओ, क्या u1 cos θ1 में कोई परिवर्तन आया? नहीं आया, क्योंकि पहले जो u1 है वही पहले वाला है, कोण में कोई परिवर्तन नहीं, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं। क्या इसमें कोई परिवर्तन आया? नहीं आया। तो फिर इसके अंतर में भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा। उसी प्रकार इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि u तो फिक्स है ना, u थोड़ी चेंज हुआ, u बाद में चेंज हुआ t से, पर इसमें t वाला चीज़ तो कैंसिल ही हो गया। इसका मतलब जैसे जैसे समय बढ़ेगा सापेक्षित वेग में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। जितना 2 सेकंड में दिख रहा है 5वें सेकंड में भी वही सापेक्षिक वेग दिखेगा, 8वें सेकंड में भी दिखेगा, 10वें सेकंड में भी वही दिखेगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ कि वेग जो है वो सापेक्षित वेग नियंत्रित हो गया? क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि सापेक्षित त्वरण 0 है। तो क्योंकि त्वरण ही 0 है इसीलिए वेग नियत हो गया। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सापेक्ष त्वरण बराबर 0। आया समझ? तो सापेक्षिक त्वरण 0 होने के कारण आप कह सकते हो कि सापेक्षिक वेग एक कांस्टेंट आएगा। इसका मतलब किसी एक प्रक्षेप्य के सापेक्ष दूसरे प्रक्षेप्य को अगर आप देखोगे तो वो सीधी रेखा में जाता हुआ दिखेगा, जबकि ये दोनों ही टेढ़े रास्ते में जा रहे हैं। उनका पथ किस प्रकार होता है? परवलय होता है, पैराबोला, है ना। तो एक के सापेक्ष दूसरे को देखोगे तो वो सीधी रेखा में जाता हुआ दिखेगा। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट लाइन आ गया, यहाँ पे लिख लेना। तो यहाँ लिख लेना कि किसी एक प्रक्षेप्य के सापेक्ष दूसरे प्रक्षेप्य का पथ सीधी रेखा होती है। समझ में आया क्या मैं लिख रहा हूं? रिलेटिव मोशन अगर देखोगे तो दो प्रोजेक्टाइल के बीच में रिलेटिव मोशन का जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो आप बता सकते हो किसी भी टी समय पे क्या विस्थापन होगा? सिर्फ इस सापेक्ष वेग को टी से गुना कर दो तो आपको सापेक्ष विस्थापन मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गई बात। अब आगे देखते हैं कि ये दोनों अगर इक्वल हो गए तो 0 हो जाएगा, तो उसका क्या मतलब होगा देखेंगे क्या, या ये 0 हो गया तो उसका क्या मतलब होगा, है ना। आगे मैं ये बताने वाला हूँ। पहले ये समझ में आया सापेक्ष गति किसी दो प्रक्षेप्य के बीच में कैसे देखते हैं, है ना। मैं बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला लगाया हूँ, एक के सापेक्ष दूसरे को देखने वाला। ठीक है, P1 माइनस V2 A1 माइनस A2। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या? यहाँ लिख देता हूँ कि एक्सेलरेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, मतलब एक का त्वरण 2 के सापेक्ष 0 होगा। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? क्योंकि सापेक्ष त्वरण 0 है, इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 क्या है? 0 है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, इसीलिए ये कांस्टेंट है। V1 2 कांस्टेंट आया। ठीक है ना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स हैं, इनको जल्दी जल्दी अच्छे से लिखो और इसको समझो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि अगर आपको किसी भी क्षण विस्थापन पता करना है या स्थिति पता करनी है तो मैं स्थिति लिखता हूँ। तो एक का दूसरे के सापेक्ष क्या लिखोगे? V12 इंटू
टी, बस आ गया ये। प्यारे बच्चों, जब मैं कमेंट सेक्शन में जाता हूँ तो कुछ ऐसे लाइन हैं, कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो काफ़ी कॉमन है, और वो ये हैं कि सर एक इस चैप्टर का इस टॉपिक के बारे में वीडियो बना दें, या इस टॉपिक को थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझा दें। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। इससे क्या होगा कि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करेंगे। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में आप पूछ रहे होते हैं या आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, वो हमारे चैनल्स में ऑलरेडी वीडियोज़ हैं। आप अगर चैनल विजिट करेंगे तो प्लेलिस्ट भी बने हुए हैं, और प्लेलिस्ट से आप अपने जो डिमांड है, जो आपके पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, उनको आप विजिट करके पढ़ सकते हैं। किसी एक के सापेक्ष दूसरे की स्थिति निकालनी है तो केवल और केवल वेग का केवल सापेक्ष वेग निकालिए और समय से गुणा कर दीजिए। क्यों? क्योंकि त्वरण, सापेक्ष त्वरण 0 है। ठीक है, तो सिर्फ इसका मान क्या हो गया? वेग गुना समय। तो इसीलिए किसी एक के सापेक्ष दूसरे को देखेंगे तो वो सीधी रेखा में जाता हुआ दिखेगा। अब मैं कुछ स्पेशल केस लेता हूँ। स्पेशल केस, तो स्पेशल केस ये है, यदि u1 cos थीटा 1 का मान u2 cos थीटा 2 के बराबर हो, यदि ऐसा हो, यदि ये हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इसकी क्षैतिज दिशा में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दोनों का घटक बराबर है। तो यदि दोनों घटक बराबर है तो x दिशा में एक के सापेक्ष दूसरे का कोई भी घटक वेग का नहीं होगा। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ y दिशा में ही होगा घटक, है ना? मतलब ऊर्ध्वाधर लंबवत दिशा में एक के सापेक्ष 2 जाता हुआ दिखेगा, तो हर बार उसको इसी दिशा में दिखेगा। ठीक है ना? अगर इस प्रकार आपने फेंका है तो ये 1 है और ये 2 है, तो ये x है और ये y है। ठीक, अब दूसरा देखते हैं। यदि u1 sin थीटा 1 का मान u2 sin थीटा 2 के बराबर हो जाए, ठीक है ना? मतलब दोनों की y अक्ष का घटक बराबर है। तो यदि ऐसा हो जाए तो क्या होगा? तो इसका मतलब y दिशा में कोई घटक नहीं है, तो वो किस पथ में जाता हुआ दिखाई देगा? वो x पथ में जाता हुआ दिखेगा, इस प्रकार जाता हुआ दिखेगा, है ना? इस दिशा में, कि ऐसे सीधी रेखा में। तो ये क्षैतिज दिशा में एक के सापेक्ष दूसरा जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, ये बस समझने के लिए है। ठीक है, सिर्फ समझने के लिए। ये 1 है, ये 2 है। ठीक, तो समझ रहे हो? इस प्रकार भी जाता हुआ दिख सकता है, इस प्रकार भी जाता हुआ दिख सकता है ना? मतलब लंबवत भी, ऊर्ध्वाधर भी और क्षैतिज भी। ठीक है, तो वो देखने का ये शर्त है। यदि ये दोनों बराबर हो जाए तो इस प्रकार जाता हुआ दिखेगा, यदि ये दोनों बराबर हो जाए तो इस प्रकार जाता हुआ दिखेगा। समझ में आया? तो ये प्रोजेक्टाइल की बात हो गई। फिर से आगे करेंगे क्वेश्चन, लेकिन अब कुछ ऐसा लेते हैं जिसमें चलते हुए किसी प्लेटफॉर्म मतलब कोई गाड़ी भी हो सकता है ना, बस हो सकता है, उससे आप प्रक्षेप्य को फेंक रहे हैं, तो कैसे पढ़ेंगे? ठीक है, चलो देखते हैं। चलो, तो अब किसी चलते हुए तल से प्रक्षेपण होगा, प्रोजेक्शन होगा। मतलब किसी मूविंग कार या मूविंग प्लेटफॉर्म चलते हुए तल से फेंका जाएगा किसी भी प्रक्षेप्य को। ठीक है, तो चलो अगला है प्रोजेक्शन फ्रॉम मूविंग प्लेटफॉर्म, मूविंग प्लेटफॉर्म या कार्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है,
तो किसी चलते हुए तल से प्रक्षेपण, ठीक है ना, ये पढ़ने वाले। तो ये क्या चीज़ है जरा समझो। आप समझ लो कि किसी बस में आप जा रहे हो और बस की खिड़की से आप फेंकने वाले हैं, है ना, या खुले हुए छत है एक बस, उसमें आप ऐसे फेंक रहे हो, है ना, या आपका फ्रेंड आगे बैठा है उसके तरफ फेंक रहे हो और वो बस चल रही है। तो दो तरीके से बस चल सकती है, या तो एक समान वेग हो, मतलब नियत वेग, मतलब जीरो त्वरण, शून्य त्वरण, ठीक है, मतलब अनएसेलरेटेड हो, है ना, त्वरित नहीं हो। और दूसरा क्या होगा, त्वरित हो, ठीक है। तो वो जो तल है, जो प्लेटफॉर्म है, जो कार्ट है, जो गाड़ी है, वो गाड़ी त्वरित हो गया। तो दो कैटेगरी में पढ़ने वाले। तो पहला कैटेगरी है केस 1, अनएसेलरेटेड, मतलब त्वरित नहीं है, ठीक है ना, जिसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल सकते हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब एक समान वेग, ठीक है ना, उसमें चल रहा है। अनएसेलरेटेड मतलब त्वरित ना हो, जो त्वरित ना हो या एक समान वेग से चल रहा हो, उससे पे आप फेंक रहे हैं। तो दो प्रकार से फेंक सकते हैं, ठीक है। पहला प्रकार, आपने नीचे गिरा दिया, मतलब चलते हुए बस में आप बस ऐसे छोड़ दे रहे हो, खिड़की के बाहर किसी सामान को छोड़ दे रहे हो, ठीक है। तो वो चीज़ मैं बताता हूँ किस प्रकार है। ऐसे मान लो, ठीक है, ये चल रही है ऐसे, ठीक है, इधर चल रही है। अब यहाँ पे एक बच्चा है, इसने गेंद को गिरा दिया, तो ये इस प्रकार नीचे जाएगा, ठीक है ना। तो ये नीचे जा रहा है, तो आपने इसको गिरा दिया ऐसा, ठीक है। और ये क्या है, मान लो बहुत ऊपर है, खिड़की से उसने गिरा है, ठीक है। अब इसको देखने वाला कौन कौन है, एक देखने वाला इस ग्राउंड में है ना, ग्राउंड मतलब ये रुका हुआ है, ये नहीं चल रहा, ठीक है। तो इसको बोल देता हूँ मैं O2, ऑब्जर्वर 2, और ये है ऑब्जर्वर 1, ठीक है, देखने वाला है, ठीक। ये कहाँ है, ग्राउंड में है ना, ये ग्राउंड में, मतलब ऐसे तल में है जहाँ पे वेग 0 है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे ये गिरा रहा है, मान लो इधर खुला हुआ जगह है, ऐसे कुछ समझ लो, पॉइंट फील करो बस, ठीक है ना। तो देखिए इसका वेग, इधर वेग मान लो कि ये है u, ठीक है, और आपने इसको ड्रॉप किया, है ना, इसको छोड़ा है, ड्रॉप, ठीक है, ड्रॉप किया और ये नीचे जा रहा है। तो 1 को कुछ और दिखाई देगा, 2 को कुछ और दिखाई देगा, ठीक है। तो सबसे पहले 1 के लिए देखते हैं, O1 के सापेक्ष, ठीक है, O1 के सापेक्ष, ठीक है। तो O1 को क्या दिखाई देगा, ये इस प्रकार नीचे जा रहा है, ऐसे नीचे जा रहा है, ठीक है। और मान लो कि ये H ऊपर से आपने इसको गिराया था, H ऊपर से गिराया था, ठीक है। तो उसको कितना समय लगेगा नीचे जाने में, तो ये बिल्कुल सीधे रेखा में जा रहा होगा, तो नीचे गिरने का समय, ये H है, U बराबर 0 है, ठीक है। तो नीचे गिरने का समय कितना लगेगा, √2h/g,
ठीक है ना। कहाँ से आया आपको समझ आ रहा है ये बात? u बराबर 0 तो h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, तो t बराबर हाफ चला गया उधर 2h/g का अंडर। तो ये 1 के सापेक्ष है। अब 2 के सापेक्ष बहुत बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। 2 के सापेक्ष देखो, ठीक है, O2 के सापेक्ष, ठीक है, O2 के सापेक्ष। बच्चों, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, आपको हमारी जो मेहनत है वो आपको अच्छी लगती है, तो आप हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। शेयर इसलिए मैं करने बोल रहा हूँ क्योंकि आपके शेयर करने से ज़रूरतमंद बच्चों तक ये वीडियोस पहुँच सकता है, जिनको एक पर्टिकुलर टॉपिक काफ़ी वीक लग रहा है या एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में एक पर्टिकुलर टॉपिक उनको अच्छे से पढ़ना है, तो उन तक पहुँच सकता है ये। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके स्नेह, अफेक्शन, प्यार देखकर हमारी पूरी मोशन की टीम काफ़ी मोटिवेटेड है आपको क्वालिटी कंटेंट देने के लिए। अब O2 के सापेक्ष अगर देखोगे तो O2 को क्या दिखाई देगा? सबसे पहले तो आपने इसको छोड़ दिया तो ये नीचे जाना चाह रहा है, साथ ही साथ आगे भी बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि समझना, इस पॉइंट को समझना, जब आप सोच रहे हो कि मैं गिराने वाला हूँ तो आपका हाथ थोड़ा आगे चल गया होगा ना। जब थोड़ा आगे चल जाएगा तो इसका एक वेग का घटक इस दिशा में आ जाएगा, ठीक है, इस दिशा में वेग का घटक आ जाएगा। और एक वेग नीचे जाते जाते जो ग्रेविटी है वो उसको वेग देगी, तो दोनों के जो रिजल्टेंट है वो आएगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट समझना इस पॉइंट को। तो इस गेंद को एक वेग u मिलेगा, ठीक है, एक वेग क्या मिलेगा? u, और एक इसके कारण मिलेगा नीचे, है ना, एक वेग ये मिलेगा। अब ये वेग कैसे आएगा? तो gt से आएगा। समझ रहे हो पॉइंट? समझ में आ रही है बात? ये वेग आएगा g इंटू टी से, है ना, ये वेग आ जाएगा v इक्वल्स टू जी टी। तो इन दोनों का जो परिमाण होगा, ये दोनों सदिश है, तो उसका सदिश इस प्रकार आ रहा है, ठीक है। तो वो उसको किस दिशा में जाता हुआ दिखेगा? ऐसे जाता हुआ दिखेगा, ये इसकी पथ होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे जाएगा ऐसे, फिर धीरे धीरे नीचे गिरेगा। तो आप क्या निकाल सकते हो? आपने यहाँ छोड़ा ना, तो ये यहाँ जाके गिरेगा, ऐसे गिरेगा, जबकि आपने इसको छोड़ा था, ऐसे नीचे छोड़ा था, लेकिन वो ऐसे एक परवलय बन के आगे गिरता है, ठीक है। तो इसकी रेंज अगर मैं पूछूं परास, तो परास क्या होगी? परास कैसे निकालोगे? तो रेंज बराबर u इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? ये वाला है। तो आप क्या लिख सकते हैं? u गुना करोगे 2h/g से। तो ये चीज़ आप खुद भी समझ सकते हैं कि किसी चलते हुए बस की खिड़की से अगर किसी सामान को गिराते हो, तो आप अगर बाहर बैठे हुए हो और आपका कोई फ्रेंड है या कोई पैसेंजर है, वो चलते हुए बस से जैसे कोई सामान, केला का छिलका गिरा दिया या बोतल पीकर बोतल फेंक रहा है, बहुत ही गंदी बात है, ये सब मत करना, इससे सड़क गंदी होती है। तो आपको वो सीधा जाता हुआ नहीं दिखेगा, आपको वो ऐसे जाता हुआ दिखेगा, परवलय की तरह, है ना। तो ये एक प्रक्षेप बन जाता है। आ रहा समझ? तो ये हो गया O2 के सापेक्ष, ठीक है। अब इसको आपने ड्रॉप किया था, अब क्या करोगे? इसको ऊपर फेंक रहे हो, ठीक है। अब ऊपर फेंकोगे, उसके बाद देखते हैं कैसे होता है ये, ठीक। तो इतना नोट डाउन करो, फिर मैं ऊपर फेंकते हुए दिखाता हूँ। तो हमने देखा कि यहाँ पर परास आ रहा है, रेंज आ रहा है, लेकिन इसके लिए अगर देखा जाए तो इसके लिए रेंज क्या है? 0 है। इसका मतलब समझ में आया? उसको बस दिखाई देगा कि हमेशा वो मेरे नीचे ही है, भले वो भी आगे बढ़ रहा है और ये भी आगे बढ़ रहा है, दोनों ऊर्ध्वाधर नीचे दिखाई देगा उसको, ठीक है। तो O1 के सापेक्ष इसकी कोई भी परास नहीं होगी, पर O2 के सापेक्ष इसकी परास होगी, ठीक है। तो ये मैंने A लिया, अब मैं B लेता हूँ। B में मैं क्या बता रहा हूँ? ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, ठीक है, ऊपर की ओर प्रक्षेप, ठीक है ना, ऊपर की ओर प्रक्षेपण, तो ऊपर की ओर फेंकना। अब सुनो, मान लीजिए जिस पे वो चल रहा है वो खुला हुआ है ना, या खुला हुआ नहीं भी है तो उसकी छत बड़ी है ना, और वो फेंक रहा है। तो अब ये जो चल रहा है इधर,
इसको मैं मान लेता हूँ ये U1 से चल रहा है, और यहाँ जो बैठा है वो इस गेंद को ऊपर की ओर फेंक रहा है, कितने से? U2 से। ठीक है, तो फिर से वही बात, चलो पहले समझ लेते हैं पॉइंट को, फिर न्यूमेरिकल आगे बढ़ देखेंगे। दो देखने वाले हैं, एक O2 है और एक O1 है, ठीक है ना। तो O1 को ऊपर फेंक रहे हो और O2 रुका हुआ है ना, किसी ग्राउंड में रुका हुआ है। ठीक, तो वही दोनों हैं, ये ग्राउंड वाला है और ये चलते हुए वाला, ठीक है ना, समझ रहे हो। अब सुनो, O1 को क्या दिखेगा? O1 को क्या दिखेगा? O1 को दिखेगा उसने ऊपर फेंका और उसने कैच कर लिया, ठीक है ना। तो O1 के सापेक्ष, O1 के सापेक्ष कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसको क्या दिखेगा? उसने ऐसे कितने से फेंका है? वो U2 से फेंका है और ये उसके हाथ में ही आएगा, ठीक है ना। तो आप खुद भी इमेजिन किए होंगे कि अगर बस या कार या ट्रेन में हो और आपने ऐसे फेंका गेंद, तो आपके हाथ में ही आके वो गिरती है ना। जबकि आपने यहाँ फेंका और ऊपर जाते जाते आपकी ट्रेन में बैठे हो, तो आपकी भी स्थिति आगे बढ़ गई है, आपकी स्थिति बदल गई है। पहले आप यहाँ थे, अब आप यहाँ आ गए, लेकिन गेंद आपके हाथ में ही आगे गिरता है ना। तो ऐसा क्यों होता है, अब मैं सिखाता हूँ यहाँ पर। तो O1 के सापेक्ष R क्या होगा? 0, और T क्या होगा? 2U/G, ठीक है ना। इस प्रकार होगा। वही सारा नियम लगा रहा हूँ जो मैंने वहाँ सिखाया था आपको। लेकिन O2 के सापेक्ष क्या होगा, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। O2 के सापेक्ष, O2 कहाँ है बच्चों? ग्राउंड है ना, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। O2 मतलब क्या हुआ? ग्राउंड के सापेक्ष। तो ग्राउंड के सापेक्ष क्या होगा? ग्राउंड के सापेक्ष देखिए ध्यान से, ये जो गेंद है, इस गेंद को आपने फेंका ऊपर, तो ऊपर की ओर आप वेग आ गया U2। आप खुद एक चलते हुए गाड़ी में हैं और वो क्षैतिज की ओर चल रहा है, तो आपका हाथ भी ऐसे आगे बढ़ रहा होगा। तो बढ़ते हुए किसी वस्तु में या किसी गाड़ी में आप हैं, तो उसका वेग भी आप उस पर पहुंचा देते हैं, है ना। क्योंकि गाड़ी आगे बढ़ रही है तो आपका हाथ भी आगे बढ़ रहा है, हाथ आगे बढ़ रहा है तो ये गेंद भी आगे बढ़ रहा है। तो गेंद की भी वो गति होगी जो इस ट्रॉली की है। ट्रॉली समझ लीजिए, खुला हुआ जो गाड़ी है। तो U1 इसमें उस गेंद में एक घटक आ जाएगा जो इस दिशा की ओर U1 देगा, U1, ठीक है ना। तो U1 क्या है? U1 है उस गेंद की वेग का वो घटक जो उस ट्रॉली के कारण उसको मिला। समझ में आया? तो बताइए, ग्राउंड से जो देख रहा है उसको ये गेंद किस प्रकार जाता हुआ दिखेगा? उसको ये गेंद जो है वो इस प्रकार जाता हुआ दिखेगा ऊपर की ओर, ऐसे। जबकि उसने ऐसे फेंका, ऊर्ध्वाधर फेंका है, लेकिन जो ग्राउंड में है उसको ऐसे जाता हुआ दिखेगा, परवलय की जैसा दिखाई देगा। समझ में आ रहा है? तो उसको इस प्रकार पथ दिखाई देगा। तो पथ के बारे में बात करते हैं। तो पथ यहाँ पे क्या होगा? पथ स्ट्रेट लाइन है ना, सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन। किसके लिए? O1 के लिए। इसके लिए क्या होगा? पथ कैसा होगा? परवलय होगा, है ना, पैराबोलिक। ठीक है। इसमें भी वही होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक है। लेकिन इसमें कैसा होगा? इसमें परवलय होगा। तो पथ कैसी होगी? पथ परवलय, मतलब पैराबोलिक, ठीक है ना, पैराबोलिक पाथ। किसको दिखाई देगा? O2 को। O2 का मतलब कौन है? जो ग्राउंड से देख रहा है।
ठीक है, तो क्या इसकी रेंज आएगी? हाँ बिल्कुल आएगी इसकी रेंज। और इसकी रेंज क्या होगी? परास क्या होगा? परास। तो परास निकालना है आपको। तो R बराबर कैसे निकालते हैं? समय कितना लग रहा है? समय लग रहा है 2u2/g और क्षैतिज की ओर वेग क्या है? u1। तो u1 को गुना किससे करना है? 2u2/g से। तो इसका मतलब क्या हो गया? 2u1 u2/g, ये हो गया परास। आ रहा है समझ? तो ये होता है रेंज। समझ में आ रहा है कैसी चीज़ें कहाँ कहाँ किस प्रकार से आ रही है? तो चलते हुए किसी प्लेटफॉर्म से अगर आप फेंकते हैं, है ना, तो उसकी वेग इसके साथ भी आ जाती है। अब अगर आप इसको किसी कोण में फेंकते, ऊर्ध्वाधर नहीं फेंकते, कोण में फेंकते, तो फिर उसके दो घटक ले लोगे, फिर ये भी इसमें जुड़ जाएगा। आ रहा है समझ? बताऊंगा सब कुछ। तो ये कब है? केस 1, जब अनएसेलरेटेड, त्वरित नहीं है, मतलब इसकी त्वरण 0 है, इसकी भी त्वरण 0 है। ठीक है, ये नियत है, कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। समझ में आया? ये सब कांस्टेंट है, पर ये कांस्टेंट नहीं है क्योंकि इधर क्या है? ग्रेविटी है। ग्रेविटी इसके वेग को बदलेगा और यहाँ भी इसके वेग को बदलेगा इस दिशा की ओर। समझ में आ रहा है? आ रही बात समझ में? चलो, कोई भी चैप्टर या वीडियोस आपको डिटेल में ईयर लॉन्ग वाले वीडियोस चाहिए और काफ़ी डिटेल में वीडियोस आपको चाहिए, तो आपको एक नंबर दे रहा हूँ, टोल फ्री नंबर है, आप इनको कॉल करें और डिटेल में आप बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। नंबर है 1800 2121 799।